जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। भारत और पाकिस्तान दो देश हैं, दोनों साथ में आजाद हुए, लेकिन दोनों देशों के बीच कभी बनी ही नहीं। 1947 से 1999 तक जो सफर था दोनों देशों का, इसमें कई चीजें हुई। कई बार दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई। एक लड़ाई से तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। कश्मीर में आतंकवाद पाकिस्तान के वजह से ही पनपा। बावजूद इसके भारत ने हमेशा अपना पड़ोसी धर्म निभाया, लेकिन पाकिस्तान की फितरत हमेशा नापाक रही। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद हमेशा से दोनों देशों की दुश्मनी का मुख्य कारण रहा। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ समझौते की कई कोशिश की। एक कोशिश आजादी के 54 साल बाद भी की गई। इस कोशिश के लिए उस शहर का चयन हुआ जिसे मोहब्बत का शहर कहते हैं, यानी आगरा, जहां मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। लेकिन कहते हैं ना, पत्थर कहीं भी रहे उस पर सर पटकना बेकार होता है। हुआ भी यही, क्योंकि पूरी बातचीत का नतीजा शून्य ही रहा। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2001 की। इस साल हुआ आगरा शिखर सम्मेलन, जिसकी पहल की थी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। वाजपेयी ने पाकिस्तान के उस राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आमंत्रित किया जो कारगिल वॉर का मास्टरमाइंड था। हालांकि ये बातचीत सफल नहीं रही, बेनतीजा ही रही, क्योंकि भारत ने परवेज मुशर्रफ से एक ऐसे शख्स की मांग कर दी जिसका नाम सुनते ही मुशर्रफ तिलमिला उठे। ये शख्स था दाऊद इब्राहिम, वही दाऊद इब्राहिम जिसने भारत में सीरियल ब्लास्ट की नई सीरीज शुरू की। इस सम्मेलन से जुड़ी हर बात आज के एपिसोड में आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आगरा सम्मेलन जुलाई 2001 में हुआ था। 14 से 16 जुलाई को आयोजित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन ये हो सकता था, लेकिन ये विफल रहा। लेकिन इस सम्मेलन की इंपॉर्टेंस को भी हम नकार नहीं सकते। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से थे उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान की तरफ से जनरल परवेज मुशर्रफ, वही मुशर्रफ जिन्होंने भारत को कारगिल दिया था। आगरा का ये सम्मेलन ऐतिहासिक इसलिए भी माना जाता है कि आप समझिए कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान बस दोस्त बनते बनते रह गए। इस सम्मेलन का सुझाव दिया था लालकृष्ण आडवाणी ने। कहा जाता है कि आडवाणी ने ही परवेज मुशर्रफ के सामने दाऊद को सौंपने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर मुशर्रफ तमतमा गए थे और सम्मेलन बीच में छोड़कर चल दिए। ऐसा क्यों हुआ और क्या था ये सम्मेलन, इसे समझने के लिए पहले आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, यानी साल 1999 के लाहौर समझौते को आपको समझना होगा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि मित्र बदले जा सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। इस नजरिए से उन्होंने लाहौर बस यात्रा की नींव रखी। अटल बिहारी वाजपेयी ने फरवरी 1999 में पाकिस्तान की यात्रा की थी। उनके साथ बस में 20 से 25 लोग भी गए थे। इनमें हिंदी सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारे भी थे। देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, गीतकार जावेद अख्तर के साथ साथ क्रिकेट जगत के कई दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव भी शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये बस यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक थी। इससे एक साल पहले 1998 में दोनों मुल्कों ने परमाणु परीक्षण किया था, जिससे दोनों के बीच तनाव चरम पर था। देश की सीमा पर दोनों सेनाओं में टकराहट की स्थिति थी। इसके बावजूद अटल जी ने लाहौर यात्रा की योजना बनाई। इस यात्रा को लेकर दोनों मुल्कों में अमन और शांति का संदेश गया। अटल की इस पहल को दुनिया भर के बड़े राजनेताओं ने सराहा। उनका स्वागत करने के लिए खुद पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ सामने आए। नवाज शरीफ को गले लगाकर अटल जी ने अपनी प्रिय छवि की छाप छोड़ी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही पीठ में छुरा घोंपने की अपनी पुरानी फितरत पाकिस्तान ने दिखा दी। कारगिल युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में करारी शिकस्त झेलने के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में सैन्य शासन आ गया और कारगिल युद्ध के सूत्रधार, कारगिल घुसपैठियों का जिम्मेदार जिसे ठहराया जाता है, उस जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर खुद गद्दी संभाल ली।
मई 2001 में एक रोज अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह और लालकृष्ण आडवाणी लंच की टेबल पर बैठे थे। तभी आडवाणी ने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद वहां बैठे किसी शख्स को नहीं थी। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अटल जी, आप पाक जनरल परवेज मुशर्रफ को भारत आकर वार्ता करने के लिए क्यों नहीं आमंत्रित करते। अटल जी को आडवाणी का ये प्रस्ताव सही लगा और उन्होंने हामी भर दी। वार्ता के लिए आगरा का चुनाव किया गया। 14 से 16 जुलाई 2001 को भारत और पाकिस्तान के बीच होटल जेपी पैलेस में शिखर वार्ता हुई। आडवाणी की पहल पर आगरा सम्मेलन की जमीन तैयार हुई। आगरा में आजाद भारत के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन था। उसके बाद ही आगरा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन गया, जहां कई महत्वपूर्ण सम्मेलन और सेमिनार लगातार हो रहे हैं। कहा जाता है कि इन्हीं आडवाणी की वजह से सम्मेलन बेनतीजा खत्म भी हो गया। आगरा सम्मेलन में वो कश्मीर सुलझाते सुलझाते रह गए। दरअसल वो जानते थे कि ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। मुशर्रफ से मिलने पहुंचे आडवाणी ने शुरुआती बातचीत के बाद तुर्की संघ प्रत्यर्पण संधि का उदाहरण देते हुए पाकिस्तान के साथ भी ऐसी संधि करने की बात कही, जिसके तहत एक दूसरे के देश में छिपे अपराधियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। मुशर्रफ ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन तभी आडवाणी ने कहा कि औपचारिक तौर पर यह संधि लागू हो इससे पहले अगर आप 1993 के मुंबई बम धमाकों के जिम्मेदार दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे तो शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इतना सुनते ही मुशर्रफ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने कहा कि आडवाणी जी, दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। एक किस्म से आगरा समझौता वार्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बिना किसी समझौते के खाली हाथ अपने घर लौट गए। बेशक ही ये शिखर वार्ता बेनतीजा रही, लेकिन वाजपेयी जी ने संबंध सुधार की अपनी कोशिशों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। 2003 में उनके शासनकाल में ही नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की घोषणा हो गई। 2004 में जब भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली थी, तब भी उन्होंने खिलाड़ियों को यही नसीहत देते हुए रवाना किया कि खेल भी जीतिए और दिल भी जीतिए। एक तरफ जहां परवेज मुशर्रफ ने खबरों में तहलका मचा दिया था, तो दूसरी तरफ तहलका ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। एक टेप जिसे पूरा देश देखना चाहता था। इस टेप में वरिष्ठ नेताओं, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को रक्षा सौदों के लिए धन लेते हुए दिखाया गया था। तहलका वेबसाइट ने यह वीडियो टेप जारी कर पूरे भारत में सनसनी फैला दी थी। इस टेप के जारी होने के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस वक्त की मशहूर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तहलका द्वारा एक हथियार विक्रेता कंपनी वेस्ट एंड के जरिए बड़ी संख्या में सेना के अधिकारियों और राजनेताओं का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। यह स्टिंग ऑपरेशन सेना के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त में होने वाली घुसखोरी और कमीशन खोरी को सामने लाने के मकसद से किया गया था। साल 2001 में तहलका के तत्कालीन संपादक तरुण तेजपाल ने 8 महीनों तक चले अपने स्टिंग ऑपरेशन को दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सार्वजनिक किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों और जाने माने लोगों को ये इल्म भी नहीं था कि कुछ देर बाद उन्हें जो तस्वीरें दिखाई जाने वाली थी वो भारतीय राजनीति के कुछ सबसे शर्मनाक पहलुओं को उजागर करेंगी। फर्जी रक्षा सौदे के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिखाया गया। खुफिया कैमरे में बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे के फर्जी एजेंट से 1 लाख रुपए लेते दिखाई दिए। पत्रकारों ने बंगारू के सामने खुद को ब्रिटेन की वेस्ट एंड नाम की रक्षा कंपनी का एजेंट बताया और रक्षा सौदे के लिए उनसे सिफारिश करने को कहा था। शाम होते होते बंगारू लक्ष्मण को पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इसे खुद के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करार दिया था। इसके बाद तो बंगारू का जिक्र देश भर के मीडिया में था। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष सरकार को घेर कर इस्तीफे की मांग कर रहा था। ऐसा नहीं था कि स्टिंग ऑपरेशन की लपटों में सिर्फ बीजेपी नेता ही झुलसे। एनडीए के एक प्रमुख घटक दल समता पार्टी की अध्यक्ष और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी जया जेटली को भी तहलका फिल्मों में हथियारों के सौदागर बने पत्रकारों से बात करते दुनिया ने देखा। समता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आर के जैन भी तहलका की लपटों में घिर गए।
तहलका के पत्रकारों ने सेना के कुछ बड़े अफसरों के कारनामे भी उजागर किए। आखिर सरकार ने एक मेजर जनरल समेत 4 आला सेना अधिकारियों को निलंबित कर दिया, मगर विपक्षी पार्टियां सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस से भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया और इसी मुद्दे पर एनडीए में दरार पड़ गई। आखिर तृणमूल कांग्रेस एनडीए से अलग हो गई और ममता बनर्जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त की वाजपेयी सरकार ने तहलका मुद्दे पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन की टाल मटोल के बाद आखिर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी अध्यक्ष जया जेटली पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के वेंकट स्वामी को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने जनवरी 2003 में इस्तीफा दे दिया। फिर मार्च 2003 में जस्टिस एस.एन. फूकन आयोग बना, जिसने पहली रिपोर्ट में जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दे दी। पर आयोग की आखिरी रिपोर्ट के पहले ही 2004 में यूपीए सरकार ने फूकन आयोग का काम सीबीआई को सौंप दिया। मामला सीबीआई के पास जाने के बाद 2004 में केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव ने सीबीआई में एक एफआईआर दर्ज कराया। 2 साल बाद 18 जुलाई 2006 को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर किया। 2006 में दायर चार्जशीट के अनुसार जया जेटली ने 2001 में एसपी मुरगई, सुरेंद्र कुमार सुरेखा और पचेड़वाल के साथ मिलकर साजिश रची। इन्होंने खुद या किसी अन्य व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत ली, जो काल्पनिक फर्म मेसर्स वेस्ट एंड इंटरनेशनल लंदन के प्रतिनिधि मैथ्यू सैमुअल ने दी थी। असल में मैथ्यू सैमुअल तहलका के ही पत्रकार थे। तब जया जेटली समता पार्टी की अध्यक्ष थी। वहीं इस मामले में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण 27 अप्रैल 2012 को दोषी साबित हो चुके थे। उन्हें 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं इनके पूर्व निजी सचिव टी सत्यमूर्ति सरकारी गवाह बन गए तो उन्हें बरी कर दिया गया। सेना के अधिकारी रहे एसपी मुरगई को इसी मामले में 3 साल की सजा हुई। अब जाते जाते एक और बात कहना चाहती हूँ। कुछ घटनाएं जो होती हैं वो जिंदगी को हिला देती है, झकझोर कर रख देती है। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता थी 7.7। कच्छ और भुज हिल चुका था, नस्त नाबूद हो चुका था, घरें गिर रही थी, जानें बिखर रही थी, आशियाना उजड़ चुका था। भुज में 40% घर, 8 स्कूल, 2 अस्पताल और 4 किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी थी। 6 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा था। भूकंप का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पड़ा। भुज और कच्छ में तेजी से राहत कर्मियों को भेजा गया, लेकिन मलबों से शव निकालने का काम आसान नहीं था। इसमें भारतीय सेना की भी मदद ली गई, जबकि कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी गुजरात पहुंचे। गणतंत्र दिवस और छुट्टी का दिन होने की वजह से लोग घरों में थे। इनमें से ज्यादातर टीवी पर गणतंत्र दिवस की झांकियां देख रहे थे। इस भूकंप के कारण 20,000 लोग मारे गए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हो गए थे। साथ ही लगभग 15,000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। लेकिन कहते हैं जहां दुख होता है वहां सुख भी आता है। गुजरात के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने एक कोशिश की और आशियां धीरे धीरे बनता गया। उम्मीदों का दिया जल रहा था, उम्मीद का सूरज चमक रहा था और गुजरात फिर से बन रहा था। इस भूकंप के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। भूकंप के दौरान कुप्रबंधन को लेकर उनसे इस्तीफा लिया गया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी गुजरात से संगठन का काम करके उस दौरान दिल्ली में थे। मोदी को अचानक उस समय गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय गुजरात विधानसभा चुनावों में सिर्फ 1.5 साल का समय बचा था और मोदी के सिर पर विपक्षियों के साथ ही पार्टी के विरोधी सुरों को भी शांत करने की जिम्मेदारी थी। सिर्फ 18 महीने के लिए सीएम पद मिलने की वजह से अधिकांश लोगों का मानना था कि मोदी गुजरात में जीत दिलवा पाने में शायद कामयाब ना रहे। पार्टी में बगावत की धमकी देने वाले केशुभाई और मोदी के हाथ के नीचे काम करने से इनकार करने वाले सुरेश भाई मेहता और गुजरात भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार हो गए थे। इस दौरान अपने भाषण में मोदी ने कहा
मैं खुश नसीब अर्जुन हूँ कि मुझे दो कृष्ण, केशु भाई और सुरेश भाई मिले हैं। इससे उन्होंने दोनों के बीच संतुलन स्थापित करके एक छोटी सी कोशिश की। सभी को ऊपर से आदेश था कि मोदी का सहयोग करो। वल्लभ भाई कथीरिया, सूरत के दिग्गज नेता काशीराम राणा भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। सौराष्ट्र के केशु भाई का विकल्प माने जाने वाले तत्कालीन वित्त मंत्री वजू भाई वाला ने उनके लिए राजकोट 2 की सीट खाली कर दी। मोदी के लिए ये सेफ सीट थी, जहां से वे अपेक्षा से अधिक वोटों से विजयी प्राप्त किए। मोदी साल 2001 से 2014 तक लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड में, यानी साल 2002 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तो देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।